चलिए, आज का मीटिंग में जितने भी कुछ कुछ सर लोग भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे छात्र छात्राएं भी जुड़े हुए हैं, सबको मेरे क्लास में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज का जो चैप्टर है वो चतुर्भुज। ये चतुर्भुज जो है मिडिल क्लास में वैसे कक्षा 6वीं से ही स्टार्ट हो जाता है ना। कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8वीं में तो चतुर्भुज का वृहद स्तर पर इनका पाठ है। चतुर्भुज की रचना इनके कहना चाहिए 6 प्रश्न वाली है, इससे संबंधित, है ना। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो मूल जो है, मूल चैप्टर कक्षा 7वीं का है ये। और कुछ कुछ चीज मैं जो भी बताऊंगा आप लोग कॉपी में थोड़ा सा नोट करते जाइए। कॉपी लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा जो चीज है वो बार बार नहीं बताया जा सकता, है ना। तो देखिए, चतुर्भुज की पहले मैं अवधारणा बता देता हूँ। चतुर्भुज जो है परिभाषा, है ना, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, है ना। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैंने ये चतुर्भुज का चित्र बनाया है, ए बी सी और डी, है ना। चतुर्भुज ए बी सी और डी, ये चारों 4 भुजा इनके, और ये बंद आकृति है ना। इस पर 4 अंतःकोण बने हुए हैं। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर का कोण, है ना। इनको बोलते हैं चतुर्भुज। वैसे बोलचाल की भाषा में आप लोग बहुत सारे चतुर्भुज का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपके पास, आपके घर में, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो चतुर्भुज की आकृति का होता है। जैसे कि हर घर में चारपाई होता है। चारपाई मतलब जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में खाट बोलते हैं, खटिया बोलते हैं, है ना। वो भी एक चतुर्भुज का उदाहरण है ना। और जैसे कुछ कुछ चतुर्भुज जो है वो, हालांकि उनका पृष्ठभाग में 4 भुजाएं होती है, किंतु वो उनमें मोटाई भी होता है, तो वो चतुर्भुज नहीं बल्कि वो क्या कहलाता है? घन या घनाभ कहलाता है ना। वो चतुर्भुज नहीं होता। जैसे कि हम एक कक्ष लेते हैं, एक रूम लेते हैं, रूम का जो तल होता है ना, वो भी एक चतुर्भुज की ही आकृति का होता है। तो इनको भी हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो बहुत सारे चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, है ना। बहुत सारे इनके उदाहरण आप बता सकते हैं। तो ये चतुर्भुज है। अब इनकी परिभाषा हुआ, चतुर्भुज में 4 शीर्ष, है ना। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। और 4 शीर्ष का कहने का मतलब एक एक बिंदु है ना। यहाँ पर बिंदु ए एक शीर्ष है, बिंदु बी दूसरा शीर्ष है, बिंदु सी तीसरा शीर्ष, और चौथा शीर्ष जो है वो डी है ना। इस प्रकार से इसमें 4 शीर्ष है, 4 कोण है ना। अंतः कोण इनके 4 हैं। अंतः भाग में देखिए, यहाँ पर कोण ए बन रहा है, यहाँ पर कोण बी, यहाँ पर कोण सी, और यहाँ पर कोण डी बन रहा है। इस प्रकार से इनके 4 अंतः कोण होते हैं। और चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है ना। चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। इसी प्रकार से मैं अगला और उदाहरण दिया हूं इसमें, है ना, समझने के लिए। यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी ई 5 बिंदु है इसमें। 5 बिंदु से कोई चतुर्भुज नहीं बनता, ध्यान रखना, है ना। इनमें देखिए, ए से बी एक भुजा हुआ, बी से सी दूसरा भुजा, सी से डी तीसरा, डी से ई चौथा, और ई से बी 5वां भुजा हो गया। 5 भुजा हो गया इसमें, है ना। तो 5 भुजाओं वाली कोई भी आकृति है वो चतुर्भुज नहीं हो सकता, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण और लिया हूं मैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हमने परिभाषित पहले मैं ही बता दिया हूं कि चतुर्भुज जो है क्या होनी चाहिए?
चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति होनी चाहिए, है ना। इसमें देख लीजिए आप लोग PQRS, मतलब यहाँ पर थोड़ा से खुला भाग दिखाई दे रहा है ना। तो ये खुला भाग जो है वो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, है ना। ये क्योंकि यहाँ पर बंद आकृति नहीं है, ये खुला आकृति है ना। इसको हम चतुर्भुज नहीं कह सकते ऐसी आकृति को, है ना। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज की अवधारणा, चतुर्भुज की परिभाषा। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, भुजा, है ना। भुजा कहने से दो बिंदु का बोध होता है, कोई भी एक बिंदु कहने से या तो कोण होगा या तो शीर्ष का बोध होगा, है ना। कोई भी एक बिंदु कहने से या तो शीर्ष होगा या कोण का बोध होगा, हम उसको भुजा नहीं कह सकते। कभी कभी स्कूलों में पूछा जाता है कि इसमें कितने भुजा है बेटा, इसमें भुजा के नाम बताओ, तो बच्चे लोग बता नहीं सकते हैं, है ना। तो भुजा कहने से ए से हम बी तक दूरी तय करेंगे, ए से बी तक, मतलब ये एक भुजा हुआ, है ना। बी से सी तक जाएंगे, दूसरा भुजा हुआ, सी से डी तक जाएंगे, तीसरा भुजा, और डी से ए तक चौथा भुजा। इस प्रकार से चतुर्भुज में चार शीर्ष, है ना। शीर्षों की संख्या जो है, शीर्ष इक्वल टू ए कामा बी कामा सी और डी, है ना। कोण कहने से, कोण देखिए यहाँ पर, कोण हम कोण ए भी लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं, कोण सी लिख सकते हैं और कोण डी लिख सकते हैं, है ना। कभी कभी बोलचाल की भाषा में, जैसे आगे क्लास आप लोग पढ़ोगे, इसमें तीन तीन बिंदु होता है ना। तीन बिंदु मतलब यहाँ पर कोण, देखिए मैं एक कोण ए को लिख रहा हूं, हम इस प्रकार से लिखेंगे DAB, है ना। इसको क्या लिखेंगे, कोण ए को कोण DAB, मतलब इसका मतलब ये है कि इनका आवाज आ रहा है भाई, हाँ जी, आवाज को म्यूट कर दीजिए भाई, कौन है तो, है ना। आगे देखिए यहाँ पर तीन बिंदु DAB, मतलब इनका जो मध्य बिंदु है वही कोण को दर्शाता है ना। इस प्रकार से भी आपको आगे क्लास में मिलेगा। B को हम जैसे दर्शाएंगे तो यहाँ पर ABC इस प्रकार से लिखते हैं, जो मध्य का भाग होता है यही कोण को दर्शाता है ना। इसी प्रकार से अगला कोण होगा कोण BCD, मतलब कोण C हो गया। इसी प्रकार से अगला कोण लास्ट होगा CDA। इस प्रकार से कोण A दर्शाई गई है, कोण B, कोण C और कोण D। हाँ जी, हेलो हेलो, कौन, कोई बोल रहा है, कोई दिखा सर। अच्छा नहीं दिख रहा है। आप ऐसा करो ना, टावर में जाओ ना जी, अच्छा नेट में जाओ, नेट नहीं होगा ना, इसी कारण दिखाई नहीं दे रहा है ना। हमारे बच्चे दो तीन जनों से पूछा हूँ तो अच्छे दिखाई दे रहा बोल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा टावर में जाइए ताकि आपको दिखाई पड़े, है ना। तो आगे मैं बताता हूँ, ये हो गया चार इनके कोण। अब इनके चार भुजा, है ना, चार इनके भुजा होते हैं। चार भुजा के नाम इस प्रकार से होगा, है ना। चतुर्भुज में चार भुजाएं बराबर, भुजा एक AB, है ना, भुजा दो BC, भुजा तीन CD और भुजा चार DA। इस प्रकार से चार भुजाएं होते हैं, चार कोण होता है, चार शीर्ष होता है ना। और देखिए चतुर्भुज में याद रखने योग्य बातें ये है कि इनके दो विकर्ण होते हैं, है ना। ये दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण नंबर एक AC, विकर्ण दो B और D, दो विकर्ण होता है ना, ध्यान रखिए। और इन्हीं विकर्ण से इनके जो सम्मुख कोण हैं उनका भी निर्धारण होता है ना। चतुर्भुज में विकर्णवत कोण जो है वो सम्मुख कोण कहलाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर कोण A का सम्मुख मतलब सामने का कोण, उनको सम्मुख कोण कहते हैं। तो कोण A का सम्मुख कोण कोण C होगा, है ना। इसी प्रकार B का विकर्णवत कोण जो है वो D पर मिल रही है, तो कोण B का सम्मुख कोण क्या होगा, D होगा, है ना। इस प्रकार के विकर्णवत कोण है और
ये सम्मुख कोणों का योग, आप लोग आगे इसके बारे में प्रमेय सिद्ध करते हैं, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो इस प्रकार से दो विकर्णवत कोण जो हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं, है ना। और कुछ चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, इनमें संलग्न भुजा और संलग्न कोण, इनको भी मैं क्लियर कर देता हूं। संलग्न कोण और संलग्न भुजा किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो भुजा है ना, दो भुजा जो है एक कोण का निर्माण, यहाँ पर मध्य में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए दो भुजा से मिलकर के एक कोण का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा कहलाएगा, संलग्न भुजा कहलाएगा, है ना। दो भुजा ये डी ए और ए बी, ये दोनों भुजा मिल करके कोण ए का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे भुजा को कहते हैं संलग्न भुजा, है ना। मेरे क्लास में श्रीमान साहू सर का भी आगमन हुआ है। सर जी नमस्कार। साहू सर जी। नमस्कार सर जी। वो हाँ सर जी, नमस्कार। बोर्ड वगैरह ठीक दिख रहा है ना सर जी? हेलो, हाँ चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअल में सर मैं अच्छा थोड़ा सा वीक में हूँ सर। अच्छा ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है। आगे देखिए सम्मुख सम्मुख संलग्न कोण हो, सम्मुख संलग्न भुजा हो गया। आगे जो है सम्मुख भुजा, है ना। सम्मुख भुजा का मतलब होता है ए बी का सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने की भुजा, है ना। सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, भुजा ए बी का सम्मुख भुजा सी और डी कहलाएगा। सम्मुख मतलब जस्ट सामने, है ना। तो ए बी का सम्मुख भुजा डी सी, इसी प्रकार से बी सी का सम्मुख भुजा डी ए कहलाएगा। दो सम्मुख भुजाएं होती है, पेयर में होता है चतुर्भुज में दो दो का सम्मुख भुजा, है ना। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज की अवधारणा हुआ, इनके सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया, सभी इसी को कहते हैं चतुर्भुज के अंग, है ना। अब देखिए मैं चतुर्भुज से संबंधित कुछ अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, जिससे आप लोगों को अच्छा बेनिफिट हो सके, है ना, आप लोग समझ सकते हो अच्छा से अच्छा। आगे देखिए यहाँ पर एक चीज और है, हमको पूरक और संपूरक, पूरक और संपूरक जानते होंगे आप लोग किनको कहते हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा से बताना चाहूंगा कि पूरक कोण किसको कहते हैं, है ना। पूरक मतलब होता है, पूरक की परिभाषा, क्योंकि पूरक से संबंधित एक क्वेश्चन है ना। हम पूरक और संपूरक को समझ जाएं तब ये प्रश्न को समझना आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए पूरक कोण किसको कहते हैं। पूरक कोण की परिभाषा है एक दो कोणों का योग जो है वो एक समकोण के बराबर होनी चाहिए, है ना। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, एक समकोण अर्थात 90 अंश का होना चाहिए, तभी तभी क्या कहलाएगा, एक पूरक कोण कहलाएगा, है ना। जैसे कि पूरक कोण का योग समकोण मतलब 90 अंश का होता है, तो पूरक कोण जो है, मान लीजिए एक हम ये 90 अंश का कोण है, एक कोण इसका मान लीजिए 35 अंश का है, तो 35 का पूरक कोण कितने अंश का होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें 90 से 35 को घटा दीजिए, तो जो भी कोण आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा, है ना। 90 में हम 35 को घटाते हैं तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 8 बचा, 8 में 3 गया तो 5, है ना। इस प्रकार से 55 अंश जो है वो 35 का पूरक कोण कहलाएगा, है ना। तो ये हुआ पूरक, पूरक की परिभाषा पूरक कोण। अब अगला जो स्टेप है वो संपूरक, है ना। संपूरक की परिभाषा दो ऐसे कोण जिनका योग जो है दो संपूरक हो, है ना। दो ऐसा कोण जिनका योग जो है दो संपूरक कोण, अर्थात दो संपूरक कहने से क्या मतलब हुआ, 180 अंश का, है ना। दो संपूरक से मतलब दो समकोण का मतलब हुआ 180 अंश, है ना। तो संपूरक का मतलब हुआ, संपूरक कोण
दो समकोण है ना, दो समकोण का योग जो है कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है ना। तो इस प्रकार से संपूरक में जैसे कि मान लीजिए हमको 135 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, संपूरक में दो कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश का होता है। तो 180 अंश में से हम 135 अंश को घटा देंगे तो जो भी आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा, है ना। इनको घटा दीजिए, 0 में 5 गया तो 5 होगा, है ना, 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ पर 7 बचा, 7 में 3 गया तो 4 हुआ, और फिर 1 में 1 तो कट, है ना, मतलब 45 अंश आएगा, है ना। 135 का संपूरक जो कोण होगा वो 45 अंश का होगा। तो इस प्रकार से मैं पूरक और संपूरक को भी हिंट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं प्रश्न देखते हैं, है ना। प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न जो है देखिए पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन है ये, एक चतुर्भुज के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं हल करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है ये, हल इसका हम मानते हैं, देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में देने से क्या होता है कि 1 2 3 4 से इसका कोई हल नहीं निकलेगा, है ना। इनमें हमको मानना पड़ेगा, कोई भी चर राशि इसमें कहना चाहिए गुना कर लिखना होगा, है ना, और फिर तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि चतुर्भुज में कोणों का अनुपात एक मतलब x, एक को हम x से गुना करेंगे तो x होगा x:2x:3x, है ना, x 2x 3x और 4x है ना। इस प्रकार से है 4x है, ठीक। हम जानते हैं कि पहले ही बता चुका हूं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश के बराबर होता है ना। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कर देते हैं यहाँ पर, सभी को जोड़ करके, है ना। कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D, है ना। कोण D बराबर कितना होता है, 360 अंश। हम जानते हैं, है ना, इनको जानते हैं, हम जानते हैं कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश होता है ना। और इन 360 में से कोण का मान जो है वो दिया गया है। पहला कोण का मान है x है, दूसरा कोण का मान है 2x है, तीसरा कोण 3x है, चौथा कोण 4x है, बराबर 360 अंश। देखिए चारों कोणों को हमने जोड़ दिया और उनके योग के बराबर में क्या हो गया, 360 अंश हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए, सब x के साथ है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1x है, 2x मतलब 3x हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 में 4 जोड़िए, ये 10x हो गया, है ना। 10x बराबर 360 अंश, इसलिए x इक्वल टू x का 10 के साथ गुना है, हम x का मान निकालेंगे तो 10 जो है पक्षांतर होकर के गुना का भाग में होगा, तो ये हो जाएगा 360/10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर कोई भी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया, बराबर 36 अंश इसका क्या हुआ, x का मान आया। अब x जो है वो कौन सा है, पहला कोण है, कोण A का मान जो है
36 अंश आ गया। अब सभी कोण का मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। x इक्वल टू 36 अंश, है ना। इसी प्रकार से दूसरा कोण A का मान है, ये कोण A बराबर 36 अंश, है ना। कोण A इक्वल टू x इक्वल टू 36 अंश, क्योंकि कोण A जो है x अंश का है ना। कोण B बराबर 2x अंश, मतलब 2 से हम गुना करेंगे, 2 गुणित 36, x का मान 36 है, x की जगह हमने 36 रख दिया, है ना। तो कितना हो जाएगी, 36 दूनी 72 अंश, ठीक है जी। आगे कोण C का मान हम निकालते हैं, यहाँ पर 3x है, 3 का गुना हम 36 के साथ करते हैं, तो 36 तिया, है ना, 3 6 का 18 का 8, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 108 अंश हो गया। इसी प्रकार से कोण D का जो मान होगा वो 4x है, 4 का हम 36 के साथ गुना करेंगे, है ना, 4 गुणित 36 बराबर ये हो जाएगा 4 6 के 24 का 4, है ना, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, मतलब 144 अंश हुआ, है ना। इस प्रकार से इसमें पहला अंश का मान जो है 36 अंश, दूसरा कोण B का मान जो है 72 अंश, कोण C का मान 108 अंश और कोण D का मान 144 अंश, है ना। अब इसमें से वास्तव में हमने जो सवाल हल किया है वो सरल सही हल हुआ है या नहीं हुआ है, इनकी जांच करने के लिए हम चारों कोणों को योग करके हम देख सकते हैं कि उनका मान जो है चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। जो भी कोण मान आया हुआ है वो बराबर है या नहीं है, 360 के बराबर है या नहीं है, जोड़ करके देख लेते हैं, है ना। यहीं पर सत्यता की जांच हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला कोण है एक 36 अंश है ना, दूसरा कोण इसका 72 अंश है, तीसरा कोण है 108 अंश और चौथा कोण 144 अंश। चारों को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ करके देखिए, 6 दू 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 4 20 का 0, हासिल 2, 3 2 5, 5 में 4 जोड़िए 9 हो गया और 9 7 16 का 6 हुआ, हासिल फिर 1 1 2 और 3। इस प्रकार से हम अपने सवाल को सही बना या नहीं सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। चारों कोणों को जोड़ने पर 360 अंश आ रहा है ना, मतलब ये सवाल जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक सही है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन का हल हुआ। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, इनको आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन तब तक मैं पढ़ता हूं। एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, यदि शेष कोणों में से एक कोण 65 अंश का हो तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पिछले साल कक्षा 7वीं के पेपर में, है ना, ये आया हुआ था ये, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इनका हल। प्रश्न को हमेशा लिखित क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना चाहिए, है ना। एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, यदि शेष कोणों में से एक कोण 65 का हो तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसीलिए मैं इसमें पूरक संपूरक का उल्लेख हुआ है करके मैं पूरक और संपूरक के संबंध में भी बताया हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो कोण जो है वो क्या है, संपूरक है। दो कोण क्या है, संपूरक है। तो दो संपूरक में उनका योग जो है कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है ना। इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर, हल इसका दिया है, सवाल में जो दिया रहता है वही दिया है बोलते हैं उसी को। तो यहाँ पर दो कोण है ना, दो कोण संपूरक है। देखिए सवाल में जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, दो कोण संपूरक, है ना, संपूरक है। अर्थात संपूरक कहने का मतलब क्या हुआ, 180 अंश का हुआ ये, है ना। दो कोणों का योग 180 अंश हुआ, है ना। अर्थात दो कोणों का योग
180 अंश का है ना, 180 अंश का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला और कहा गया है, यदि शेष कोणों में से एक कोण 65 अंश का हो तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर शेष दो कोण का योग भी क्या होगा, 180 अंश का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो कोण जो है वो दो संपूरक है ना, मतलब 180 अंश का है। तो देखिए चतुर्भुज में, है ना, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और दो कोण जो है, कोई भी दो कोण जो है ये 90-90 मतलब 180 का हो गया, दो कोण 180 का हो गया, तो बच गया शेष और दो कोण बचा, है ना। तो ये भी दो कोण कितने अंश का होगा, 90-90 अंश का होगा। एक उदाहरण बता रहा हूं, इसमें मान इसका कुछ और निकलेगा, क्योंकि इनमें उनका मान जो है 65 अंश का है ना। तो देखिए दो समपूरक है, मतलब दो समपूरक का मतलब 180 अंश का हुआ, वो दिया हुआ है ना। तो शेष दो कोणों का योग कितने अंश का होगा, वो भी 180 अंश का होगा, है ना। तो यहीं पर लिखना है, उसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर लिखना है, अतः शेष दो कोणों का योग भी 180 अंश का होगा। आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, दो कोण 180 अंश का है मतलब संपूरक है, तो शेष और दो कोण हैं वो भी कितने का होगा, 180 अंश का होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये दो 180 का हो गया। तो फिर इसमें क्या होगा, देखिए आगे जो है अतः चौथा कोण, है ना, माना कि हमको चौथा कोण का मान पूछा गया है ना, माना कि जिसको पूछा गया है उसी को मानना है। माना कि चौथा कोण x अंश का है ना। तो देखिए चौथा कोण जो है 100 अंश का है, तो यहाँ पर दो कोण A धन कोण B, है ना, बराबर कितना है, 180 अंश का है। ठीक, दो कोण 180 अंश का है हमने मान लिया। फिर कहना चाहिए कोण, बाकी दो कोण भी कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश का, है ना। अब देखिए एक जो है कोण B धन कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश का, ये संपूरक का उल्लेख हुआ है, मतलब संपूरक में दो कोणों का योग जो है वो 180 अंश का होता है। चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है, तो दो कोण 180 अंश हो गया, तो शेष दो कोण का योग भी 180 अंश का होगा, है ना। ठीक, इस प्रकार से आगे जो है वो देखिए, इसलिए x का मान जो है x इक्वल टू हम क्या करेंगे, 180 में से एक 65 अंश जो प्रश्न में दिया है, ये 65 अंश दिया है कोण का मान, है ना। तो हम घटा देंगे इसको, तो x का मान निकल आएगा, है ना। 10 में से 5 को घटा दीजिए 5, फिर यहाँ पर 7 बचा, 7 में 6 घटाए तो कितना, 1, है ना। और फिर यहाँ पर कितना बच गया, 1 बचा, है ना। तो इस प्रकार से जो उत्तर आएगा वो कितने अंश का आएगा, 115 अंश, है ना। जो चौथे कोण का मान है यहाँ पर अक्षर से लिखना होगा, चौथे कोण का मान, है ना, चौथे कोण का मान हेलो 115 अंश का होगा, है ना, 115 अंश का होगा। हाँ सर जी, हेलो सर। हाँ सर, भाटिया सर जी नमस्कार। सर हाँ जी, हाँ सर। हाँ नमस्कार सर, सुनो ना, अच्छा नमस्कार नमस्कार। ये क्या बोलते हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ वो रहे हैं ना। लड़की भी जुड़ेगी ना आपके साथ, ये देख। अच्छा अच्छा, ठीक है। वीडियो भी आ रहा है क्या मेरा? हाँ आ रहे हैं ना। वीडियो भी हाँ आ रहा है? हाँ आ रहे हैं ना। हाँ, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। हाँ सर, यहाँ क्लियर। ना आपका 4 में दिख रहा है लेकिन बड़ा नहीं हो रहा। हाँ, ये लिखावट दिख, पढ़ना है। ये लिखावट दिख रही नहीं सर, भाटिया सर। हेलो
हाँ सर। जो मैं बोर्ड में लिखा हूँ वो स्पष्ट दिख हेलो। रहा है नहीं? ये दिख रहा है नहीं लिखावट जो है? नहीं, आपका सिंगल सिंगल नहीं दिख रहा है सर, सिंगल। अच्छा, सिंगल नहीं दिख रहा है ना? ये कौन सा कंपनी इसमें दिखेगा? अच्छा सिंगल नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो नहीं ठीक है, मैं होगा। प्रयास करता हूँ है ना। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। तो आगे कुछ प्रश्न है। हाँ, इसको बता दो कैसे देखते हैं, हाँ कर जी दीजिए। सर। अरे यार क्या हो गया यार। हाँ। अधूरी दिन जाना है ना, तो अधूरी दिन के बाद ड्यू मीटिंग। हाँ सर, आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन और हैं बहुत सारे, है ना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली का ये सवाल है 13.1 का है ये क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। आगे प्रश्न है, वो है किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, प्रश्न है किसी चतुर्भुज चतुर्भुज के चारों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में यहाँ पर किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं, है ना, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे जो प्रश्न हैं वो समझ में नहीं आता, है ना। इनमें न कोई भी कोण का मान दिया है न कुछ भी दिया है हमको, और चारों कोण का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है ना। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोण का मान जो है क्या है, बराबर है ना। तो अब कौन सा कितना अंश का है ये तो नहीं जानते, जब इसको हल करेंगे तभी निकलेगा, है ना। तो देखिए इनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सॉल्यूशन मतलब हल होता है, माना कि चतुर्भुज के चारों कोण बराबर है ना। चतुर्भुज के चारों कोण बराबर है, तो हमको माना कि चतुर्भुज के कोण, है ना, कोण x अंश का है। क्योंकि प्रश्न से स्पष्ट है कि चारों कोण का मान जो है वो बराबर है, तो हम कोई भी मानेंगे तो उसमें उसका कोण जो है चारों के लिए क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर चारों कोण बराबर है, मतलब हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश का होता है। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्योंकि कोण ए धन, कोण बी धन, कोण सी धन, कोण डी बराबर 360 अंश, है ना। 360 अंश होता है चतुर्भुज में चारों कोणों का योग। ये हो गया आपका। अब देखिए चतुर्भुज में चारों कोण प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार चारों कोण बराबर हैं, है ना। चारों कोण बराबर है मतलब सभी का मान जो है वो x अंश हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम चारों कोण को बराबर बराबर लिखेंगे। ठीक, बराबर हो गया 360 अंश, ये 360 अंश हो गया। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर
कोई भी चर राशि होता है ना, कोई भी चर राशि होता है तो उनका गुणांक एक एक सामने पूरा लिखा रहता है। ठीक है, इनको हम हालांकि सामने नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ये गुणांक जो है इसका छुपा रहता है ना। तो हम इसको जोड़ेंगे तो प्रत्येक का एक को ही जोड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4, कितना एक्स है इसमें, 4 एक्स है। तो यहाँ पर 4 एक्स इक्वल टू 360 अंश हो गया, है ना। अब देखिए, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपान 4, मतलब x के साथ 4 का गुना है। जब भी हम गुना का पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाता है, धन का पक्षांतर करते हैं ऋण में होता है, ऋण का हम पक्षांतर करते हैं तो धन में होता है ना। ये पक्षांतर का नियम है। तो यहीं पर देखिए 4 का गुना x के साथ है, तो इसलिए हम x का मान निकालेंगे तो 4 जो है 360 के बटे में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर इस 4 को हम काटते हैं, है ना। 4 एकम 4 और फिर 4 निया 36 और 4 शून्य में 0, तो x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू 90 अंश हुआ, है ना। मतलब इसमें चतुर्भुज में चारों कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान कितने अंश का होगा, x अंश का होगा, है ना। सहारे सर जी और हमारे मैडम जी भी जुड़े हुए हैं, उनको सादर मेरा नमस्कार। तो देखिए यहाँ पर चारों कोण का मान जो है वो कितना होगा, 90 अंश का होगा, है ना। मतलब प्रत्येक कोण का मान जो है वो 90 अंश का होगा। ये इसका उत्तर है ना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। आगे आप लोग इसको लिख लीजिए, उनके बाद में कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि होमवर्क का भी देना जरूरी है ना। होमवर्क का भी चेक हो रहा है, चेक करना अनिवार्य होमवर्क का, तो आप लोग कम से कम बना करके व्हाट्सएप तो जरूर कर सकते हैं, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग घर में बढ़िया बना लेना उसको, गणित का ही है ये, और उसको व्हाट्सएप कर देना, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको लिख लीजिए आप लोग, ये होमवर्क का है। एक प्रश्न है, उनको लिख लीजिए। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं क्या? एक प्रश्न है, ये प्रश्नावली 13.1 का चौथा क्वेश्चन है ना। मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर, किसी चतुर्भुज, ये होमवर्क है ना, होमवर्क। किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश का है ना, 70 अंश का है, तथा शेष कोण बराबर हैं, तथा शेष कोण बराबर है, शेष कोण बराबर है, तो बराबर कोणों के मान, तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का बहुत सारा भी मैं क्वेश्चन से बताया हूं, है ना, प्रश्न बताया हूं आप लोगों को। जो भी समझ में आया होगा तो आप लोग बनाना जरूर इसको। जिस छात्र को यदि समझ में आ गया होगा तो जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से इसको भेजना है, और जिसको नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको बराबर और दोबारा समझाऊंगा, है ना। तो इसी के साथ आज के इस मेरे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे शिक्षक
शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, उनको सादर नमस्कार। और आगे क्लास में भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते रहें, है ना। और सभी को प्रेरित करें जुड़ने के लिए, सभी को बोलें। अन्य जैसे हमारे साहू सर जी भी क्लास लेते हैं, भुवनेश्वर साहू जी, उनके भी क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट करें। सोनी मैडम जी भी क्लास ले रही हैं, उनका भी क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट करें। और एल.पी. श्रीवास्तव जी हैं, और कभी कभी सहारे सर जी भी लेते हैं, है ना। तो सभी छात्र छात्राओं से यही गुजारिश है कि आप लोग अभी फिलहाल पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई होगा। आप लोग सभी लोग जोड़ने का प्रयास करें, है ना। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और जो भी छात्र छात्राएं नया जो 6वीं में भर्ती हो रहे हैं और व्हाट्सएप नंबर दे करके जा रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि उन लोग भी हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़े, है ना। तो चलिए, आज का क्लास का मैं समापन यही करता हूं। सबको नमस्कार। सर। हाँ जी, किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा नहीं जी? हेलो, प्रवीण प्रवीण कुमार, हेलो हेलो। चलिए ठीक है, आज अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हाँ मैडम जी, कौन है भाई? हेलो हेलो, ठीक है।